उत्तराखंड बोर्ड के हमारे प्यारे बच्चों को हमारा सादर नमस्कार। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मित्रों, आजकल बोर्ड परीक्षा चल रही है उत्तराखंड बोर्ड की, और अभी हाई स्कूल का हिंदी का पेपर हो चुका है और अब हाई स्कूल का गणित का पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड द्वारा दिए गए मैथ के सैंपल पेपर की को यहाँ पर देखने जा रहे हैं, जो 2026 के लिए उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के लिए बोर्ड ने मैथ का पेपर जारी किया है, सैंपल पेपर। इसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, इसमें बताया गया है कि इसमें कुल 23 प्रश्न 23 क्वेश्चंस हैं, और इसमें जो पहला प्रश्न है वो बहुविकल्पी है, जिसमें 4 उत्तर दिए रहेंगे, उसमें से एक उत्तर आपको छांटना होगा। इसके प्रश्न संख्या 2 कथन और कारण का इसमें दिया गया है। कथन और कारण का जो विकल्प है वो आपको छांट के लिखना होगा। इसमें जो प्रश्न संख्या 1, 2 है वो 1-1 नंबर के होंगे। 3 से 6 तक भी 1-1 नंबर के प्रश्न हैं, और 7 से 13 तक 2-2 अंकों के प्रश्न हैं। 14 से 17 तक 4 अंकों के प्रश्न हैं, और 18 से 22 तक के 6 अंकों के प्रश्न हैं। 23वां जो प्रश्न है वो केस स्टडी का है, जो कि 4 अंकों का प्रश्न है। अब इस पेपर के पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं, तो इनमें से कौन सी अपरिमेय है। ये वाली सेकंड वाली जो है 2/√7 जो है अपरिमेय संख्या क्यों है कि जिस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता वह संख्या अपरिमेय होती है, और इसमें जो √7 है इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। जबकि 25 का निकल जाएगा, 81 का भी निकल जाएगा, 0 तो 0 है, और ये √7 का जो है वो नहीं निकलता। तो ये वाला उत्तर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात जो बहुपद है x² - 25 के शून्यकों का योग होगा, तो योग शून्य होगा। तो शून्य वाला, ये वाला इसका उत्तर सही होगा, क्योंकि जो सूत्र है इसका b/a, यहाँ b नहीं दिया गया है, तो ये शून्य होगा। तीसरा प्रश्न है, द्विघात समीकरण, जो समीकरण ये आपके सामने है, इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे यदि इसमें से ये वाला विकल्प आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा, b² - 4ac। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AP1074 का 30वां पद क्या होगा। तो इसका 30वां पद होगा -77। मैं यहाँ पर आपको आंसर बता रहा हूँ, आपको इसको सॉल्व करके देखना है कितना आता है कि नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी नहीं है। तो इसमें जो फोर्थ वाली है ASA, यह सर्वांग समता की कसौटी है, समरूपता की नहीं है। यहाँ पर पूछा है समरूपता की नहीं है, तो ये लास्ट वाला उत्तर ASA सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको AE का मान बताना है, जबकि आपको कुछ संख्याएं यहाँ पर दी हुई हैं। तो आप ऐसे इसको जब गणना करेंगे तो 2/6 = AE/9, तो ये आपका हो जाएगा 6 × AE = 18, और AE जब आप निकालेंगे तो 18/6 हो जाएगा, और जब इसको कटिंग करेंगे तो लगभग 3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही है 3 सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे तो बिंदु 5 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि नियम क्या है। नियम है चतुर्थांश जो प्लस प्लस होंगे, प्लस प्लस वो फर्स्ट वाले चतुर्थांश में होंगे, और जो माइनस और प्लस होंगे वो सेकंड वाले चतुर्थांश में होंगे, और जो माइनस माइनस होंगे उनका चतुर्थांश थर्ड वाला होगा। लेकिन यहाँ क्या है, ये पहले वाला प्लस है, दूसरे वाला माइनस है। तो जब पहले वाला प्लस और दूसरे वाला माइनस है तो चतुर्थ चतुर्थांश होगा। पहले प्लस और फिर माइनस, तो यहाँ पर पहले वाला प्लस है फिर माइनस है, तो चतुर्थ चतुर्थांश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि r त्रिज्या वाले उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका केंद्र P ये दिया गया है यहाँ पर। तो इनमें से कौन सा सही होगा, ये अंतिम वाला सही होगा। किस प्रकार से होगा, इसको हल कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ध्यान दीजिए, नहीं हो सकती। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि नियम ये कहता है कि किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच, यानी कि 0% से 100% तक, 0 से कितना, 100% के बीच होती है, ठीक है ना। लेकिन और ध्यान दें कि यह कभी भी 1 से बड़ी और ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर पहले पहले वाले में दिया, जैसे ये दे रखा 15%, ठीक है, तो ये तो सही है 15%। यहाँ पर पूछा नहीं हो सकती है ना, तो ये तो सही है, 15% तो हो सकती है, ठीक है। और 0.5% भी हो सकती, 150% नहीं हो सकती। ये ध्यान रखें कि 0 से 100% तक के बीच में तो कौन सी है, ये 150 क्या हो गई, बाहर हो गई। तो ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा नहीं वाले में। अब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है और एक चित्र दिया गया है। क्वेश्चन देख लीजिए, चित्र देख लीजिए, आप इसको करिए, अभ्यास कीजिएगा इसको, और इसका जो उत्तर है वो 70 निकलेगा, 70 डिग्री। अब जो दूसरा प्रश्न है, इसमें 2 खंड दिए गए हैं, कथन और कारण दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है और सही करना है। का वाला जो खंड है उसमें कथन दिया गया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो योग है वो अपरिमेय होता है, ठीक है। दूसरा कारण इसमें दे रखा है, ये यहाँ पे दे रखा 7 + √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय है, जब मैंने पहले ही बताया कि √3 इसको का वर्गमूल नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, दोनों चीज सही है। तो इसका उत्तर आप जब ऑप्शन करोगे तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अब इसी का जो खंड खा दे रखा, कथन ए है सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसमें दिया है सभी वर्ग समरूप होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि सभी वर्गों के कोण 90 डिग्री होते हैं और भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो पहला जो इसमें कथन दिया वो सही है। अब है कारण, कारण दिया है सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं। तो सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं, ये गलत है। समरूप आकृतियां आकार में छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन सर्वांग सम होने के लिए आकार का एकदम बराबर होना जरूरी है। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, जो मैं बोल रहा हूं लिख भी दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। अब इसमें जो थर्ड क्वेश्चन आता है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल इतना होता है, ठीक है ना। तो अब इसको आपको करना है, स्वयं करना है इसको, और इसका जो आंसर ये होगा 4x + x + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिंदु 3 और 4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो किसी बिंदु x y की y अक्ष से दूरी हमेशा उसका x मान होता है। तो बिंदु 3 और 4 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी, 3 इकाई होगी। 3 कितना होगा, 3 इकाई, 3 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो वह रेखा जो वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए 2πr का प्रयोग करते हैं। तो 2πr से क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 आर स्क्वायर, ठीक है ना। 2πr² से ये फॉर्मूला बनेगा, और ये जब निकालोगे आप, इसको सॉल्यूशन करोगे, हल करोगे, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि द्विघात बहुपद 7x² - 50x + k के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो k का मान बताना है।
तो यदि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम मतलब उल्टे हैं तो शून्यकों का गुणनफल C/A बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर A कितना है 7 है, C कितना है C बराबर K के है। तो क्या होगा हल कितना हो जाएगा K/7 बराबर 1। तो K बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो रेल की पटरियां जिनका समीकरण ये और समीकरण ये दिया गया है द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? नहीं काटेंगी, नहीं काटेंगी। रेल पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। कैसे नहीं काटेंगी इसका आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया है, आप इसको सॉल्व कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसको इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण आपके पास है और यहाँ पर a = 2, b = -4 और c = 3 ये यहाँ पर मिल गया आपको। तो विविक्त कर कैसे निकालेंगे? सूत्र है इसका d = b² - 4ac। अब इसकी करनी है आपको गणना। तो इसकी कैलकुलेशन मतलब d = -4 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 तो d = 16 - 24 आएगा और d कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। अब -8 आया तो जब माइनस में आता है तो क्या होता है मूलों की प्रकृति क्या होगी? चूंकि d का मान ऋणात्मक आया माइनस में आया है इसलिए इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि sin A 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम वो चीजें लिखें जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। जो चीज क्वेश्चन में दी गई है उनको सबसे पहले लिख दें आप, तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो स्टेप मार्किंग के हिसाब से है ना, तो वो जरूर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है sin A कितना दे रखा है 3/4 दिया है sin A। तो sin A होता क्या है? sin A होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो 3 लंब बटे कर्ण, लंब अपॉन कर्ण, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये P और H यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर पाइथागोरस से क्या होगा? पाइथागोरस से क्या होगा? जब हम b का निकालेंगे तो √h² - p²। तो p और h हमारे पास है तो b क्या हो जाएगा 4² - 3² = 16 - 9 अंडर में, और ये आ जाएगा हमारा √7 जो हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा आधार। √7 क्या हो गया? हमारा आधार। अब हम जब इसको क्या करेंगे? मान निकालेंगे क्योंकि cos A और tan A के मान पूछे हैं। तो cos A क्या होता है? cos A होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास √7 आ गया और कर्ण हमारे पास पहले से 4 था ही। तो इसका cos A का मान क्या हो गया? cos A का मान हो गया हमारे पास √7/4। ये तो cos A का हो गया। अब tan A का मान, tan A का मान क्या हो गया? tan A क्या होता है? tan A लंब बटे आधार। तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? लंब हमारे पास 3 था और आधार हमारे पास ये था, तो ये दोनों के मान निकल गए। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप बहुत सारे पेपर हल करना है क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी बात होती है। तो आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल करना है क्योंकि जो मैं ये क्वेश्चन पेपर के बता रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में ही आएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस इस तरह के करोगे तो कुछ ना कुछ पेपर में आपका जरूर आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 20 मिनट में रचित क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो चीजें दी हुई हैं वो सबसे पहले लिख दीजिए। सुई की लंबाई दी हुई है तो ये त्रिज्या है। सुई की लंबाई क्या है? घड़ी में सुई की क्या है? त्रिज्या का काम करती है। तो वो त्रिज्या हुई आपकी 14 सेंटीमीटर। समय कितना है? 20 मिनट। ये सब दिया गया है। अब स्टेप में आपको करना है सवाल को। तो सबसे पहले तो आपको कोण ज्ञात करना है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना देती है, तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी?
360 को डिवाइड करेंगे 60 से तो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 6 डिग्री का बनाएगी। 20 मिनट में कितना बनाएगी? तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 20 मिनट में 120 डिग्री। ठीक है, अब आपको निकालना है एरिया, क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का, फॉर्मूला आप देख लीजिए। मान रखेंगे हम 120 बटे 360, 22 पाई का मान रख देंगे 22/7, और आर हमारे पास 14 है और स्क्वायर में है तो 14 गुणे 14 करेंगे। तो यहाँ पर ये जब काटेंगे तो 1/3 आएगा और 22, और इसको 2 गुणे 14, चूंकि 120 बटे 360 का कितना है? 1/3 है, और 14 जो है 14 यहाँ से 7 से कट गया तो 2, ये 2 इसलिए आया यहाँ पर। तो इस तरह से जब इसको 22 को करेंगे 44 आ गया, और 14 का 14 आ गया, अपॉन 3 हो गया, 616 अपॉन 3 हो गया, 3 हो गया। तो आंसर आपका आएगा 616 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये आपका स्क्वायर में आ जाएगा। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 205.33 लगभग में। अब मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न बारंबारता सारणी हमारे पास दी गई है। अज्ञात राशियों x, y, z और t के मान आपको ज्ञात करने हैं। अब x, y, z, t का है, देखो ये x दिया गया है, ये y दिया गया है, और ये z दिया गया है, t दिया गया है। तो इनके मान निकालने हमने, ये मान नहीं दे रखे, तो ये कैसे निकलेंगे? ये याद आपको रखना है कि संचयी बारंबारता, जो संचयी बारंबारता ये दी गई है CF जो दी गई है, वो हमेशा पिछली CF में अगली बारंबारता जोड़ करके प्राप्त होती है। तो अब हमने निकालना है x का मान, इस x का मान निकालना है। तो x का मान क्या निकालेंगे? जब हम x का मान निकालेंगे, x का मान निकालने के लिए जो पिछली CF हमारी ये है 6, तो 6, और अगली F हमारी कितनी है? 5, तो इन दोनों को निकालेंगे तो 11। तो यहां पर x का मान कितना होगा? 11 होगा। अब हमारे पास x का मान आ गया है। अब हमने निकालना y का मान। y का मान कितना होगा? तो पिछली CF जो हमारे पास 11 आया, इसमें क्या जोड़ना है आपको? y जोड़ना है, y जोड़ना है, और आना कितना चाहिए? 15, तो 15 आना चाहिए। तो जब हम y का मान निकालेंगे तो 15 में से 11 घटा देंगे तो कितना आएगा? 15 में से 11? तो 4। y का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 मान निकल गए। अब आते हैं हम तीसरा आगे, जब अब z का मान हमने निकालना है, तो z के लिए क्या होगा? पिछली जो CF है 19 है ना, उसमें आपको क्या करना है? z जोड़ के क्या करना है? 19 प्लस z और इक्वल टू 22। तो यहां पर आप 22 से क्या कर देंगे? 19 को माइनस कर देंगे, तो यहां कितना आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 3। और अब t का निकालना है। t का निकालने के लिए इस 22 और इस 8 को जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा यहां पर। तो सारे मान निकल के आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले जो x का मान था वो 11 है, y का मान आपका 4 है, z का मान आपका 3 है, और t का मान आपका 30 है। इसको आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ट्रिक याद रखें, याद रखना है कि संचयी बारंबारता जो CF है हमेशा पिछली CF में अगली बारंबारता F को जोड़ के प्राप्त होगी। जो मैंने x का मान निकाल के दिया, x का मान पहली CF 6 में अगली F जो 5 जोड़ के 6 प्लस 5 11 निकल के आई। जब y का मान हमने निकाला तो पिछली CF x में y जोड़ के अगली CF 15 मिली, तो क्या हो गया? 11 प्लस y बराबर कितना हो गया? 15। 15 में से 11 गया 4, y का मान 4। z का मान जब निकाला तो पिछली CF 19 में जो है z को जोड़ा हमने, और यहां पर 19 प्लस z 22 इक्वल टू करके जब z निकालेंगे तो 22 से 19 माइनस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। t का मान निकालने के लिए, अंतिम CF निकालने के लिए 22 में आखिरी 8 को जोड़ दिया, 22 और 8 30 हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो सटीक उत्तर निकल के आया वो x 11 हो गया, y 4 हो गया, z 3 हो गया, t 30 हो गया।
अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि एक पेटी में 30 डिस्क हैं जिनमें 1 से लेकर 30 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से यादृच्छा एक डिस्क निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है डिस्क पर अंकित होगी? एक अंक, दो अंकों की एक संख्या या एक पूर्ण वर्ग संख्या? तो प्रायिकता के लिए सबसे पहले कुल परिणाम हमारे पास कितनी है? 30 डिस्क है जो कि 1 से लेकर 30 तक है। ये तो हमारे पास पहले से पता है। अब पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट नंबर पे दो अंकों की एक संख्या, तो संख्याएं 10, 11, 12, 30, कुल संख्याएं दो अंकों की 10, 11, 12, 30 दो अंकों की कुल ऐसी संख्याएं, तो 30 में से 9 माइनस करके 21 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 से 9 तक की जो संख्या है वो एक अंक वाली होती हैं, उसके बाद वाली जो दो अंकों की होती हैं, लेकिन एक से 9 तक की जो संख्या है वो एक अंक की संख्याएं हैं। तो हम 30 में से 9 घटा के कितना आएगा? 21 आएगा। अब जब हम प्रायिकता निकालेंगे, पीई को निकालेंगे, तो 21 बटा 30 हो जाएगा, जो कि 3 7 21 और 3 का 10 हो जाएगा यहाँ पे 7/10, और जब इसका मान निकलेगा 0.7। जब हम बात करेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या की, तो संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25, क्योंकि 6 स्क्वायर जो है बराबर होता है 36, तो 30 में से 30 से ज्यादा है तो कम वाला हम यहां पर लेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं। तो प्रायिकता जब निकालेंगे 5 को डिवाइड बाई 30, तो 1/6 इसका आंसर आएगा। अब बच्चों इसमें अथवा करके भी प्रश्न दिया है। अगर आपको ये वाला नहीं आता जी, ये वाला आपको नहीं आ रहा, तब आपको अथवा करके, ये वाला आपको नहीं आ रहा तो आप अथवा वाला कर लेंगे। तो अथवा वाला प्रश्न इसमें दिया गया है। क्वेश्चन है हमारा कि हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करे? तो जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो 4 संभावनाएं वहां पर हो सकती हैं। क्या? कि दोनों चित्त हों, दोनों एच एच हेड हेड हों, ठीक है ना? या पहले पर चित्त दूसरे पर पट हो, पहला हेड हो दूसरा टेल हो, पहले पर पट हो दूसरे पर चित्त हो, पहले टेल हो फिर हेड हो। दोनों पट पट भी हो सकते हैं, टेल टेल भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कुल संख्या हमें 4 प्रकार की प्राप्त होंगी। तो क्या होगा? कम से कम एक चित्त का मतलब है एक या एक से अधिक ज्यादा हेड होने चाहिए। तो इसका परिणाम क्या है? एच 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 टी टी एच। अनुकूल संख्या कितनी है? 3 है। तो प्रायिकता सूत्र पीई क्या होगा? पी हो जाएगा 3/4 इक्वल टू 0.75 आंसर आएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है हमें 6 + √3 जो है एक अपरिमेय संख्या। हमें पता है कि √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये सिद्ध करके बताना है, सिद्ध करना है, इसको प्रूव करना है कि ये अपरिमेय है। और ऐसा सवाल जो है प्रश्न में, जो ऐसा प्रश्न जो है हर साल निश्चित रूप से आता है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके जाइए, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो कल्पना आपको करनी है, माना है इतना एक परिमेय संख्या, आप मान लीजिए पूछा तो उसने कि सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको क्या, आपको पता भी है अपरिमेय संख्या, लेकिन आपको मानना क्या है? माना कि ये परिमेय संख्या है, उल्टा मानना है। तो समीकरण इसका हो जाएगा कि इतना इक्वल टू a/b के रूप में इसे लिख सकते हैं, और a b सह अभाज्य पूर्णांक और ये हैं। अब जब इसको रीअरेंज करेंगे √3 a/b -6 हो जाएगा, और √3 a - 6b/b हो जाएगा। अब चूंकि a और b 6 पूर्णांक है, इसलिए a - 6b/b एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसका मतलब है कि √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। यहां पे होता है विरोधाभास। तो विरोधाभास ये है, लेकिन हम जानते हैं कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो निष्कर्ष रूप में
हम क्या करेंगे, हमारी कल्पना गलत थी, अतः ये एक अपरिमेय संख्या इति सिद्धम। ये मैं केवल आपको हिंट्स दे रहा हूं, आपको इसको अच्छी प्रकार से अभ्यास स्वयं ही करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्याख्या कीजिए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये व्याख्या आपको करनी है। तो इसको आप जैसे कि पहले वाला हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं। यहां पर क्या है, यहां इस 13 और यहां भी 13 कॉमन है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इसको लिखना है 13 मल्टीप्लाई, अब 13 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा देंगे 7 मल्टीप्लाई 11 और प्लस 1, इस तरह से आप लिख देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 यानी कि 13 मल्टीप्लाई 78। ठीक है, चूंकि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड मौजूद हैं 13 और 78 दोनों विभाजित हो जाती हैं, इसलिए यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। ये वाली क्या है, भाज्य संख्या है। अब दूसरी संख्या पर चलते हैं। इसमें क्या है, इस वाली संख्या में क्या है, इस वाली में ये जो 5 है, ये 5 जो है कॉमन है। तो 5 कॉमन है, इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको सबसे पहले लेके मल्टीप्लाई, अब यहां पर करेंगे प्लस 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, इस तरह से इसको लिखेंगे। यानी कि आप 7 ले लिया आपने, 6 ले लिया, 5 तो कॉमन ले लिया था, तो 4 3 2 1 और प्लस इसकी जगह पर क्या लिख दिया आपने, 1। इस तरह से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1008 प्लस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1009। चूंकि इस संख्या का एक गुणनखंड कौन सा है, 5 है, इसलिए इसके 2 से अधिक गुणनखंड, एक तो एक स्वयं संख्या और 5 है, अतः ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या होगी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है सिद्ध करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ये जो है ये सही है। क्या है ये, देख लीजिए, 10a माइनस साइन ए अपॉन 10a प्लस साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस 1 और सेक ए प्लस 1। ये आपको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि इधर वाला पोर्शन इधर वाले पोर्शन के इक्वल है, बराबर है, सही है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये जो इक्वल टू है ना, ये इसके जो इधर वाला पार्ट है इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड होता है, ठीक है, RHS और LHS। अब यहां पर क्या करना है, आपको शुरुआत इस साइड से करते हैं, इससे करते हैं शुरू, वाम पक्ष से, LH से, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या जो आप जानते हैं पहले से, वो चीज आप लिखेंगे। जैसे 10a इक्वल टू होता साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, ये तो आपने याद किया होगा, 10a इक्वल टू साइन ए कोस ए, इसे बच्चे बहुत अच्छी तरह याद कर लेते हैं, आपने भी किए होंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, क्योंकि 10 यहां पर साइन ए कोस ए लिख देंगे, माइनस साइन ए कर देंगे, और साइन ए कोस ए प्लस साइन ए हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कि यहां भी साइन ए, यहां भी साइन ए, यहां भी साइन ए, तो साइन ए को आप कॉमन ले लेंगे। जब आप साइन ए को कॉमन लेंगे तो इस तरह से बनेगा, साइन ए इस ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1, ठीक है, साइन ए 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1, इस तरह से समीकरण आपके सामने आएगी। अब हम क्या करेंगे, साइन ए से साइन ए को काट देंगे, साइन ए से साइन ए कट गया, तो अब बचा क्या, ये वाला पोर्शन बचा, ये पोर्शन बचेगा हमारे सामने। अब क्योंकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है सेक ए, 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए,
तो यह मान हम वहां पे रख देंगे, sec a माइनस 1 हो जाएगा, sec a प्लस 1 हो जाएगा। यही तो हम सिद्ध करना चाहते थे। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इति सिद्धम। अब इसमें अथवा करके अगला क्वेश्चन है, अगर आपको वो नहीं आ रहा तो अथवा करके ये वाला सिद्ध करना है। देखिए ये सिद्ध करना है, ये आपको स्वयं सिद्ध कीजिए। इसी प्रकार से जो अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें एक आकृति दी गई है, उस आकृति मतलब एक चित्र दिया गया है, आपको सिद्ध करना है कि जो ये चित्र दिया गया है वो चित्र आप देख लीजिए। ये बताना है कि ये जो त्रिभुज यहां पर दिया गया है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको आप करेंगे, प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर नेक्स्ट जो है, इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। यदि बिंदु ये बिंदु दिए गए हैं, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कर कीजिए। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए इसका। एक इस तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जाता है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तो उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये बचाता है तो दोनों व्यक्तियों की मासिक आय ज्ञात करके बताना है। तो इसमें आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि आय से बचत अगर माइनस कर देंगे तो वो खर्चा आ जाता है। तो अब दोनों व्यक्तियों की मासिक आय आप मान लीजिए 9:7 है, तो एक की 9x है और एक की 7x है मान लिया। बचत कितनी है? 2000 रुपये बचाते हैं, प्रत्येक क्या बचाता है? 2000 रुपये। अब आय में से बचत घटाने पर खर्च का अनुपात मिलना चाहिए, ये चीज है। यानी कि आपका जो 9x माइनस 2000 और 7x माइनस 2000 इक्वल टू कितना है? बचत उनकी 4:3 के। तो ये एक समीकरण बन के आता है 9x माइनस 2000 अपॉन 7x माइनस 2000 इक्वल टू 4/3। अब इनकी हम क्या करेंगे? तिरछी गुणा करेंगे। कैसे? 3 से इसमें गुणा करेंगे, 4 से इसमें गुणा करेंगे, तो क्या बन के आएगा? इसमें जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 3 9 27 और 3 से 2000 का 6000, 4 से 7 में गुणा करेंगे 28 हो जाएगा और 2000 में करेंगे तो 8000 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये बनकर आएगा। अब 8000 में से 6000 माइनस करा और 28 में से 27x माइनस करा तो कितना है? x इक्वल टू कितना आ गया? 2000। 2000 x का मान आया। अब पहले व्यक्ति की जो कमाई थी, वो आय थी, वो 9x थी, तो x का मान हमारे पास 2000 आया, तो 2000 से मल्टीप्लाई करा तो 18000 रुपए उसकी मासिक आई। दूसरे की 7x थी तो 7 मल्टीप्लाई 2000 इसमें कर दिया है तो ये 14000 आ गई। दोनों व्यक्तियों की आय हमारे सामने है। जो क्वेश्चन ज्यादा बड़े हैं उनको आप हल कर लीजिए। मैं यहाँ बड़े बड़े क्वेश्चन हल कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अथवा करके दिया है, अगर आपको वो वाला नहीं आ रहा तो ये आप कर सकते हैं। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार से गाड़ना है कि एक पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए बी के खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो, तो क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों के बीच कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना होगा? तो इस तरह से प्रश्न ये संभव है कि नहीं है? सबसे पहले तो ये कि हाँ ऐसा करना संभव है, क्योंकि विविक्त कर जो है डी इसमें धनात्मक आएगा। आप इसको सॉल्व करना तब चलेगा आपको पता। आपको पहले चीजें बता देनी है, जो आपको दी हुई है वो चीज आप पहले बता देना। तो खंबे की फाटकों से दूरियां, एक फाटक से 5 मीटर और दूसरे से 7 मीटर, दूसरे से 5 + 7 मीटर यानी कि 12 मीटर होंगे। तो प्रश्न में जो चीजें दी हैं वो भी जरूर लिखें। जैसे यहां पर क्या चीज दिया है, दिया करके लिख देना है आपको। दिया पार्क में का जो व्यास है, पार्क का व्यास कितना दे रखा है? पार्क का व्यास 13 मीटर दे रखा है, 13 मीटर। इस चीज को आप लिख देंगे। जैसे कि खंबे की दोनों फाटकों ए बी के बीच की दूरियां कितनी दी हैं? दूरियां यहां पर दे रखी 7 मीटर दे रखा है। तो ये चीजें जो पहले से दी हैं उनको आप लिखें, तो इस पे भी आपको नंबर मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कर रहे हैं। तो इसको बहुत आसान सवाल है, इसको आप जो चीजें दी हैं उनको पहले लिखें और इसको सॉल्व करें।
देखिए पुल की ऊंचाई यहाँ पर दी है, तो आप लिखेंगे दिया हुआ पुल की ऊंचाई 5 मीटर और अवनमन कोण 30 डिग्री। ठीक है, दूसरा अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो अवनमन कोण हमेशा एकांतर कोण के रूप में नीचे के उन्नयन कोण के बराबर होते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और जो है लगभग इसका लास्ट आंसर 13.66 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाती है। 8 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पास तक का पहुंचने में लिया गया समय आपको ज्ञात करना है। तो ये तो आप ज्ञात कर लेंगे। मैं आपको मेन पॉइंट ये बता दूं कि कोण दुगना होगा तो समय आधा होगा। ये याद रखें, कोण दुगना होगा तो समय आधा होगा। कार को इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगेगा। तो समय भी क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले 8 सेकंड था, पहुंचने में 8 सेकंड लग रहा था, तो अब यहां कितना हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा। तो इस सवाल में ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है। एक बात आप ध्यान रखें, अगर मीनार की तरफ आते समय कोण 30 से 60 डिग्री हो जाए तो जितना समय पहले लगा था उसका ठीक आधा समय अब आने वाले समय में लगेगा। 8 सेकंड लगे थे तो 4 सेकंड लगेंगे। अगर एग्जाम में 6 सेकंड दिया है तो आपको 3 सेकंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी की ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि सबसे पहले जो दी गई जानकारी है उसको लिख दीजिए, जो क्वेश्चन में दी गई जानकारी है बेलन की ऊंचाई h दे रखा इतना है 2.4 सेंटीमीटर है, बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगी अपॉन 2 करके। तो ये त्रिज्या यहाँ पर 0.7 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या भी वही है। तो अब यहां पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का जो ट्रिक है वो क्या है, ये तिर्यक ऊंचाई बराबर होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, तो आर हमारे पास है इतने का स्क्वायर, एच हमारे पास है इतने का स्क्वायर। ठीक है, मान ये निकल के आएगा, ये मान निकल के आएगा 2.5 सेंटीमीटर आपकी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, ठोस का जो क्षेत्रफल होता है वो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का आधार प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। ये फॉर्मूला आपके सामने आएगा एरिया का 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो पाई आर है उसको कॉमन ले लेंगे, 2h प्लस आर प्लस एल यहाँ पर निकल के आएगा और तब इसको पाई को यहाँ पर 22/7, आर हमारे पास 0.7 था, 2h लिख देंगे, आर लिख देंगे और तिर्यक ऊंचाई हमारे पास आ गई थी उसका मान लिख देंगे। और जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस प्रकार से कैलकुलेशन आपके सामने होगी और ये कैलकुलेशन आपकी चलती जाएगी और लगभग इतना आंसर आपका आएगा 17.6 सेंटीमीटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न बंटन एक मोहल्ले के बच्चों में के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च यहाँ पर एक सारणी के माध्यम से दिखाया गया है। माध्य जेब खर्च माध्य कितना है, 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता एफ आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो इसके लिए पूरी सारणी आप बनाएंगे कॉपी में, जब आप उसको हल करेंगे तो इसका कल्पित माध्य विधि से आप इसका माध्य सेट करके आप इसको सॉल्व करेंगे। तो बड़ा क्वेश्चन है, इसको अपने आप कीजिएगा और मैंने बता दिया है लुप्त बारंबारता इसका लगभग 20 निकल के आएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति ये आपके पास चित्र दिया गया है, यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसको आपको देखना है। इस चित्र में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी क्यू आपको दिखाई दे रही होगी, पी क्यू जीवा है, 8 सेंटीमीटर की है और पी व क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर टी बिंदु पर काटती हैं। ये टी बिंदु पर यहाँ पर काट रही हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। टी पी की लंबाई आपको बतानी है।
टी पी की, ये जो टी और पी की लंबाई आपको बतानी है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो ये आपको जो चीज यहाँ पर दी हुई है उस चीज को आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर हमें ओ और पी दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं ओ पी 5 सेंटीमीटर दे रखा है ओ पी। और इसी प्रकार से P और Q यहाँ पर दे रखा है, P और Q यहाँ पर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो ये चीज आपको लिख देनी है जो पहले से आपको पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ओ आर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूड, ओ आर इक्वल टू अंडर रूड होगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 4 5 ये वाला 5 स्क्वायर और ये यहां से यहां तक कितना हुआ, आधा हुआ 4 स्क्वायर। तो आपका जो निकल के आएगा ये कितना होगा 25 माइनस 16, यहां पर 3 सेंटीमीटर ये निकल के आएगा। तो आपका जो ओ आर है, ओ आर कितना निकला आपका, ओ आर आपका 3 सेंटीमीटर निकल कर आया। ओ आर आपका कितना आया, ओ आर आपका 3 सेंटीमीटर निकल करके आया। अब आपको समरूपता ट्रिक से ये, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज हैं, तो यहां पर जो टी पी अपॉन पी ओ इक्वल टू आर पी इक्वल टू आर ओ, तो ये जब हम यहाँ पर टी पी निकालेंगे, टी पी अपॉन 5 हो जाएगा और इक्वल टू 4 अपॉन 3 हो जाएगा। तो जब हम टी पी निकालेंगे, टी पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसकी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 अपॉन 3, तो लगभग ये निकल के आएगा 6.67 सेंटीमीटर लगभग। अथवा करके प्रश्न दिया है कि त्रिभुजों की समरूपता की कितनी कसौटियां हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो त्रिभुजों की समरूपता की कितनी कसौटियां, उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पर त्रिभुजों की समरूपता की 3 कसौटियां हैं मुख्य रूप से। एक ट्रिपल ए, जिसमें एंगल 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 मतलब कोण कोण कोण, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो ये ट्रिपल ए होता है। लेकिन कभी कभी दो कोण ही बराबर हों तब डबल ए कसौटी भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो आपका दूसरा जो कसौटी होगी वो ट्रिपल एस, मतलब साइड 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 साइड, तो मतलब भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, ठीक है। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो साइड 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 वो हो जाएगा। और एस ए एस होता है साइड एंगल साइड, तो भुजा कोण भुजा, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तो इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसके साथ में एक अभ्यास के लिए प्रश्न भी दिया गया है कि एक त्रिभुज ए बी सी, भुजा बी सी एक बिंदु डी पर इस प्रकार से स्थित है कि ये कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, तो दर्शाइए सी ए स्क्वायर। ये अगर ये आपको अपने आप करना है। अब यहाँ पर एक केस स्टडी का जो 23 क्वेश्चन है वो है कि रवि अपने लिए साइकिल खरीदना चाहता है। उसके पिता उसे हर महीने कुछ बचत करने की सलाह देते हैं। रवि पहले महीने 500 रुपये बचत करके शुरुआत करता है, उसके बाद प्रति माह अपनी बचत 100 रुपये की वृद्धि वो कर देता है अपनी बचत में। अब यहाँ पर प्रश्न आते हैं निकल के। पहला प्रश्न यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है कि रवि की बचत के अनुक्रम में सार्वअंतर क्या है। तो सार्वअंतर क्या है, देखिए सार्वअंतर क्या होता है, सार्वअंतर वो राशि होती है, वो धनराशि होती है। सार्वअंतर वो राशि होती है जो हर महीने बढ़ जाती है, मतलब जिसकी वो बचत कर रहा है। यहाँ रवि हर महीने कितने बढ़ा रहा है, 100 रुपये बढ़ा दे रहा है बचत करके, तो सार्वअंतर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 रुपये। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि 5वें महीने में रवि कितनी बचत करेगा, 5वें महीने का बताना है। तो यहां पर जो है हमें 5वां पद निकालना है उसका, ठीक है ना। तो 5वां पद क्या हो जाएगा, हम 5वां पद 5 ज्ञात करना है। तो 500, इसका जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, इसका सूत्र आप ये सूत्र इसका ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आप लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो क्या होगा, अब इसमें 500
प्लस 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 500 प्लस 4 गुणे 100, तो 500 प्लस 400 यानी कि 900। 900 पांचवें महीने की बचत उसकी कितनी हो जाएगी, रवि की 900 रुपए हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि किस महीने में रवि की बचत 1500 रुपए हो जाएगी। तो अंतिम बचत उसकी 1500, अंतिम बचत में से पहली बचत को घटाना है, तो उसे सार्वंतर से भाग देना है और एक जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो अंतिम बचत यानी कि 1500 रुपए, 1500 रुपये में से 500 जो पहली बचत है उसमें 500 घटा देनी है और प्लस 1 कर दे, मल्टीप्लाई अपॉन 100 करके प्लस 1 कर देना है। तो क्या हो जाएगा 1500 माइनस 500, ठीक है, और इसको बटे 100 और प्लस 1 करके कितना आएगा। अब इसको 1500 में से 500 गए, 1000 बचा, ठीक है, बटे 100 हो गया, और अब इसमें से 0 0 कट, कितना हुआ 10, 10 में प्लस 1 यानी कि 11। 11वां महीना, 11 महीने लगेंगे उसको, 11वें महीने में रवि की बचत कितनी हो जाएगी 1500 हो जाएगी, क्योंकि पहले तो 500 रुपए, लेकिन उसके बाद तो 100 रुपए बढ़ा रहा ना हर महीने, तो 1500 होने में 11 महीने लगेंगे, 11 महीने का समय लगेगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको पेपर दिखाया है ये सैंपल पेपर है, उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से आप इसको देख पाएंगे। और ध्यान आपको रखना है कि आपको कुछ चित्र जो बनाने हैं वो पेंसिल से बनाने हैं, रफ काम को आपको अलग पेज में करना है, और जो अथवा वाले प्रश्न है उसमें से एक ही करना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऑल द बेस्ट।